सीबीएसई के क्लास 12th बायोलॉजी के सैंपल पेपर। हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव शर्मा और वेलकम टू केल्विन। अब आ गए हम अपने इस वीडियो में। हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई के क्लास 12th बायोलॉजी के सैंपल पेपर को, जो कि रिलीज किया गया है बाय द सीबीएसई, राइट। सो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में बात की अबाउट द सेक्शन ए, जिसमें हमने सेक्शन ए को डिस्कस किया, सॉल्व किया। और अब जो हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट सेक्शन बी, राइट। सो सेक्शन बी में हमें जो देखने को मिलेगा, हमें सेक्शन बी में, वेयर इज सेक्शन बी? हियर वी हैव अ सेक्शन बी इन व्हिच 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, राइट। तो सेक्शन बी में हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी 2 मार्क्स के हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन सेक्शन बी. So here we have a first questions learner. State the composition and principle of oral pills as a contraceptive measure taking the example of सहेली, right? यहां पे दो चीजें पूछी गई हैं, इसके कंपोजिशन यानी कि वो बनती कैसे है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ ओरल पिल्स एज अ कंट्रासेप्टिव मेजर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सहेली। कंट्रासेप्शन मींस व्हिच प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को रोके, राइट। तो या तो यहां पे प्रोजेक्ट जो पूछा गया है हमारे से कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो कंपोजिशन है ओरल पिल्स की, वो कैसे कंप्राइज होती है, या तो वो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन अलोन होगा वहां पे, या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर, सहेली के अंदर, विच इज अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन जो है उसकी, और ये एक ओरल पिल्स की फॉर्म में हमारे से पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सो progesterone alone in combination with this estrogen can also be used as in the form of injection, right। हम उसको इंजेक्शंस की फॉर्म में भी ले सकते हैं या इम्प्लांट कर सकते हैं अंडर द स्किन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 4 में एक इम्प्लांट्स का डायग्राम भी बना हुआ है, और आप वहां पे देख सकते हैं इसको। हम यहाँ पे, आप देखिए इसमें डायग्राम को किस तरह से, कि इम्प्लांट्स का जो डायग्राम है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये भी हम डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं जब ये अलोन हमें देखने को मिलती है, और दैट इज आल्सो द नेम ऑफ द कंबाइन पिल्स, जब अभी कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, ठीक है। सो इनहिबिट करता है किसको? ओव्यूलेशन को एंड इम्प्लांटेशन को, ठीक है। इम्प्लांटेशन जानते हैं हम प्रोसेस कि कैसे फर्टिलाइज्ड सेल्स का यूट्रस के अंदर आना, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। And it also alters the quality of cervical mucus to prevent the retard the entry of the sperm, जो कि स्पर्म की एंट्री को भी रोकने में हेल्प करता है, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आपसे सिर्फ कॉम्बिनेशन इसका, कि किस तरह से इसका कंपोजिशन है इस ओरल पिल सहेली का, ओके। तो हम लोग अब इसमें बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए। So here we have a next question learners, which is a karyotype of a child show ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, राइट। क्रोमोसोम नंबर 21 पे ट्राइजोमी शो करनी है, हमें बताना है कि जो शो होती है वो क्या है। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर। देखिए कार्योटाइप, कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। कार्योटाइप जैसे एक, दूसरा हमें बताया गया है ट्राइजोमी, और क्रोमोसोम नंबर 21 यहाँ पे डिस्कस किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर का नाम बताना है हमें, और कुछ उसके यहाँ पे सिम्टम्स को शो करना है हमें, लाइक likely to exhibited in this case। so सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, कार्योटाइप। व्हाट इज कार्योटाइप? देखिए कार्योटाइप जो है इज किसी भी इंडिविजुअल का जो क्रोमोसोम का कलेक्शन है उसको हम लोग कार्योटाइपिक बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का कलेक्शन यानी क्रोमोसोम किस तरह से व्यवस्थित है उसके, इज एन इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, किस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं, वो होती है कार्योटाइपिंग। अब देखिए ट्राइजोमी यहाँ पे बात की गई है। ट्राइजोमी लाइक एन्यूप्लॉइडी आपने पढ़ी है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्राइजोमी। देखिए ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 पे यहाँ पे बात की गई है। तो दैट इज व्हाट इज ट्राइजोमी? ट्राइजोमी सिंपली मैं अगर कहूं कि ट्राइजोमी क्या हो गई यहाँ पे, ट्राइजोमी इज
ट्राइसोमी इज 2n प्लस 1, है ना, एक्स्ट्रा आना क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम नंबर 21 पे, तो दैट इज एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। ये एक एडिशनल कॉपी, हमें सिंपली आपको ये याद रखना है 2n प्लस 1, तो दैट इज अ ट्राइसोमी। 3 आ गए, मतलब उसके ऊपर क्रोमोसोम जो है 2n प्लस 1 हो गया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द ट्राइसोमी। तो क्रोमोसोम नंबर 21 पे आपने पढ़ा है कि जो डिसऑर्डर है वो कौन सा होता है, तो डिसऑर्डर का नाम जो है यहाँ पे वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, राइट। कौन सा सिंड्रोम है यहाँ पे, ये डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है ये, राइट। और इसके सिम्टम्स हम देखते हैं कि सिम्टम्स हमें इसमें बच्चों क्या क्या देखने को मिलते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो डिसऑर्डर हियर वी हैव व्हिच इज अ डाउन सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम के जो सिम्टम है, लाइक अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ शॉर्ट स्टैचर्ड और विद स्मॉल राउंड हेड, दैट इज अ करेक्ट फीचर ऑफ दिस। और किस तरह से दिखते हैं आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा होगा कि जो इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, किस तरह से अगर से डिसऑर्डर से सफर्ड होते हैं इंडिविजुअल्स तो कैसे दिखते हैं वो, राइट, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। फिर वो टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ, पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। एंड देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि जो इनका फिजिकल और जो साइकोमोटर या मेंटल डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा रिटार्डेड रहता है, राइट। तो आपको यहाँ पे कोई भी 3 सिम्टम्स बताने थे, ट्राइसोमी बताना था, उससे पहले आपको कार्योटाइप को समझना जरूरी है। सो कार्योटाइप मैंने आपको बताया किस तरह से कि दैट इज एन इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम, ठीक है। तो यही था इतना इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। सो हियर वी हैव अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए सेक्शन बी में आपको ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसी तरह के सवाल जो है वो पूछे ही जाते हैं सेक्शन बी में। पैटर्न जो बनाया गया उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट उसका हमारे पास जवाब हमें पता होना चाहिए। तो एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन टू प्लांट्स। माइकोराइजल एसोसिएशन टू प्लांट्स आपको बताना है इसमें। तो माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है लर्नर्स कहां पे, बिटवीन ग्रीन प्लांट्स एज अ फंगस, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के बीच में एज अ फंगस वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है। तो इसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से आप जानते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, राइट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, राइट। सो अब किस तरह से वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस पूछे गए हैं। देखिए जो फंगल सिम्बायोटिन है इन माइकोराइजल एसोसिएशन विद प्लांट्स, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं। देखिए एक तो वो एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को फ्रॉम सॉइल से और उसको पास करने में हेल्प करता है किसमें, प्लांट के अंदर। तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया फास्फोरस को और प्लांट को दे दिया, तो ये एक उसका एडवांटेज हो गया, दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, तो जो भी रूट बॉर्न पैथोजन्स होते हैं उनके लिए वो रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। ये डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। सो और तीसरा क्या है यहाँ पे कि एनहेंस करता है टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट को। एंड नंबर 4 इज इंड्यूस एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इंड्यूस करने में हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को। दैट इज अ डायरेक्ट आंसर वी हैव, राइट। तो इतना ही हमें इसमें 4 पॉइंट्स बताने हैं और यही इसमें पूछा गया था इसकी एडवांटेजेस, ठीक है, ओके। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, राइट। सो एक्सप्लेन द मेथड टू इंक्रीज द कंपिटेंसी। कंपिटेंसी इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हमें मेथड बताना है, उसके एक्सप्लेन करना है मेथड को, टू इंक्रीज द competency of the bacterial cell membrane to take up recombinant DNA, किस तरह से कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो वर्ड समझना होगा बच्चों, वो हमें समझना होगा इस कंपिटेंसी वर्ड को। तो कंपिटेंसी का क्या मतलब है, देखिए कंपिटेंसी एक ऐसी एबिलिटी है, होती है सेल की जो ले सके बाहर से फॉरेन डीएनए को, बाहर के डीएनए को ले सके। तो कंपिटेंसी क्या है हमारे पी, दैट इज एन एबिलिटी ऑफ अ सेल बेसिकली टू टेक अप फॉरेन डीएनए, तो अपने अंदर फॉरेन डीएनए को ले सके, वो सेल की अपनी एक एबिलिटी होती है, राइट, विच इज कॉल्ड द कंपिटेंसी। इसको हम कंपिटेंसी का नाम देते हैं
कि that is an ability of a cell to take up foreign DNA, that is called competency. ठीक है. सो अब डीएनए का नेचर अगर मैं देखूं तो ये तो बात रही कंपिटेंसी की. डीएनए का नेचर हम लोग जानते हैं भाई. डीएनए कैसा होता है बच्चों? डीएनए का नेचर कैसा होता है? डीएनए कैसा होता है? डीएनए जो है वो हमें एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की भांति होता है. हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल लाइक. ठीक है. तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होने की वजह से, दे कांट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन के, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो इसके आर पार नहीं, मतलब पास नहीं हो सकता. दे कांट पास. डीएनए जो है सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं हो सकता. दे कांट पास टू दी सेल मेम्ब्रेन, राइट. सो बैक्टीरिया शुड बी मेड कॉम्पिटेंट ना टू एक्सेप्ट डीएनए मॉलिक्यूल. तो हमें बैक्टीरिया को इतना कॉम्पिटेंट बनाना होगा, कितना कॉम्पिटेंट बनाना होगा कि वो एक्सेप्ट कर सके द डीएनए मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके वो. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास कौन सी टेक्निक है जो हम उसको इतना एबल बना पाए? मैंने कहा आपको कि कंपिटेंसी क्या होती है हमारी? एक ऐसी एबिलिटी होती है सेल की टू टेक अप फॉरेन डीएनए, राइट. ये क्या है? सेल एबिलिटी. तो सेल के पास अपनी एबिलिटी है तो बाहर से किसी डीएनए को ले सके, राइट. फॉरेन डीएनए को ले सके, बाहर से अपने किसी डीएनए को ले सके. तो डीएनए का नेचर मैंने आपको कैसा बताया? ये एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है. तो हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होने की वजह से दे कांट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकता. तो ऐसे में बच्चों हम क्या करेंगे? ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो बैक्टीरिया को कैसा होना चाहिए? दे शुड बी मेड कंपिटेंट टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल. हमें उसे कंपिटेंट बनाना है. ठीक है. अब कंपिटेंट बनाने के लिए हमारे पास देखिए इसमें दो मेथड होते हैं. तो वो दो मेथड में से एक जो हम लोग बात करते हैं, दो मेथड्स हैं हमारे पास उसके लिए. डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों. 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास. एक होता है उसके अंदर केमिकल मेथड और दूसरा होता है बच्चों इसमें फिजिकल मेथड. ठीक है. 2 मेथड हो गए, केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड. देखिए हम जो यहाँ पे बात करेंगे, हम कौन से मेथड की बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल मेथड के बारे में. कोई भी हम यूज कर सकते हैं, राइट. तो देखिए इस केमिकल मेथड में क्या होगा, राइट. इस केमिकल मेथड के अंदर क्या देखा जाएगा और फिजिकल मेथड में भी बताता हूं मैं अभी आपको इसमें क्या करते हैं. तो देखिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल. हमें क्या करना है? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए दे कैन बी फोर्स्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड ट्रीटेड विद डाइवैलेंट कैटाइंस. तो डाइवैलेंट कैटाइंस जो यहां पे यूज होते हैं वो होते हैं कैल्शियम आयंस, है ना. कैल्शियम आयन. तो कैल्शियम आयंस क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे? क्योंकि कैल्शियम इंक्रीज करता है पोर साइज को. सेल वॉल में कैल्शियम क्या करता है? जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो पोर साइज होते हैं, इस पोर साइज को, जितने भी जो पोर साइज हमें देखने को मिलेंगे, लेट्स सपोज कि दिस इज अ पोर साइज, ये पोर साइज है, राइट. और दिस रेड वन हेयर इज द सेल मेम्ब्रेन. तो कैल्शियम आयंस क्या करते हैं? इस पोर साइज को इंक्रीज कर देते हैं, राइट. क्या करते हैं? ये पोर साइज को इंक्रीज कर देते हैं. तो इसलिए यहाँ पे यूज किसका किया जाता है? डाइवैलेंट कैटाइंस का. हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम भी हो सकता है यहाँ पे. सो the recombinant DNA can be forced into the bacterial cell treated with divalent cations and incubating it with the recombinant DNA on ice. तो सबसे पहले इसको आइस पे रखा जाता है. देखिए आइस कुछ एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं. तो सबसे पहले इसको इन डाइवैलेंट कैटायन के साथ किस पे रखा जाता है? ट्रीट किया जाता है डाइवैलेंट कैटायन के साथ. इंक्यूब्यूट किया जाता है, इसको इंक्यूबेटिंग किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइस के ऊपर. देन इसके बाद दिस इज टू बी फॉलोड बाय द प्लेसिंग इन द ब्रीफली एट द 400 this is the 42 डिग्री सेल्सियस. there is a manner. तो 42 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट, दिस इज कॉल्ड द हीट शॉक मेथड, राइट. हीटिंग मेथड हम इसको बोलते हैं. तो फिर इसको हीट शॉक मेथड दिया जाता है. तो देन दिस हीट शॉक, आफ्टर दिस हीट शॉक मेथड, देन पुटिंग इट ऑन बैक ऑन टू द आइस. वापिस इसको हम फिर किस पे रखते हैं? आइस पे रखते हैं, राइट. सो दिस प्रोसेस दैट वुड बी इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो इससे क्या मिल जाता है हमें? ये जो प्रोसेस है पूरी कि आइसिंग डाइवैलेंट कैटायन के साथ, देन फिर हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड,
एंड देन उसके बाद इसको आइस पे वापस रखने से, तो ये जो प्रोसेस है ये इनेबल कर देती है बैक्टीरिया को टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, राइट, उसको डीएनए लेने के लिए। तो ये टेक्निक हमारे से पूछी गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, और ये चैप्टर नंबर 11 से है क्वेश्चन, आपको मिलेगा ये चैप्टर नंबर 11 में एनसीईआरटी के बच्चों। राइट हैंड साइड पे जो पेज है उसमें नीचे की तरफ आपको मिलेगा पूरा का पूरा आंसर। सो अब मैं, ये तो रहा बात देखो केमिकल मेथड्स के बारे में। अब देखिए एक और फिजिकल मेथड की जो मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे पीछे, जो हमने फिजिकल मेथड बोला मैंने आपको इसमें, तो ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड होते हैं जिसको हम लोग, एक होते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो डायरेक्ट यूज किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और इसके अलावा बच्चों यहां पर जो है एक और हम जिसको बोलते हैं जीन गन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, जीन गन मेथड या फिर माइक्रो इंजेक्शन मेथड का जिसको नाम दिया जाता है। तो देखिए फिजिकल एक कोई भी एक पूछा था इसमें एक्सप्लेन करना था हमें, तो हमने उसके थ्रू उसको कर दिया। तो ये तो बात रही हमारे किसकी, इस क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो देखिए और में है, ये चॉइस में है यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में और में है ये। तो एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, व्हाट आर द बायोरिएक्टर्स एंड हाउ आर, क्या होते हैं बच्चों बायोरिएक्टर्स, क्या पूछा गया है यहाँ पे, बायोरिएक्टर्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो बायोरिएक्टर्स, हाउ आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर मेंटेन एंड प्रोसेस्ड इन देम। तो बायोरिएक्टर में आपको क्या देखना है कि ये होते क्या है एक्चुअली, दे आर द बेसिकली वेसल्स, राइट। तो दे आर द वेसल्स इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट सच एज एंजाइम। एंजाइम्स जानते हैं आप लोग, which is used as a catalyst. So बायोरिएक्टर्स एक तरह के वेसल्स होते हैं बड़े, और जिसमें हम लोग इस्तेमाल, जिनमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे, उन रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली प्रोसेस से कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर, एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, सच एज एंजाइम्स जो है इसमें यूज किए जाते हैं, लाइक माइक्रोबियल्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सेल्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है सच एज एंजाइम को, मतलब एंजाइम के तौर पे, ठीक है, जो इसको रिएक्शन को फास्ट बनाने में और रिएक्शन को कंप्लीट करने में ये जो एंजाइम्स हैं, यानी कि ये जो है ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं। सो बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन। बायोरिएक्टर्स की वजह से क्या होता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, एक ऑप्टिमल कंडीशंस मिलती है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, राइट। तो एक वेसल हो गई जिसके अंदर हमने इसको ले लिया, इन सब चीजों को, रॉ मटेरियल्स को, देन वहां पर उसको क्या मिला, उसको उसकी एक ऑप्टिमल कंडीशन मिल गई जिससे वो प्रोसेस जो है वो पूरी कंप्लीट हो पाई है बच्चों, ठीक है। तो क्या अचीव करने के लिए, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट अचीव करने के लिए, जो भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए हमें बायोरिएक्टर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, टू प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ। तो जितनी ग्रोथ चाहिए कंडीशंस उसको मिलते हैं, लाइक उसमें प्रॉपर टेम्परेचर मिल गया, उसका पीएच मिल गया, सॉल्ट्स मिल गया, विटामिन्स एंड द ऑक्सीजन एंड ऑल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पिक्चर में जो स्टिड जो प्रोवाइड किया जाता है ऑप्टिमल कंडीशन यहाँ पे हमें मिल गई। तो स्टिड टैंक जो बायोरिएक्टर है वो कॉमनली यूज किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पिक्चर में जो स्टिड टैंक, ये जो पिक्चर में शो हो रहा है, ये कॉमनली यूज किया जाता है इसमें एज अ बायोरिएक्टर, राइट। तो ध्यान रखिएगा। तो ये 2 मार्क्स का है ये भी क्वेश्चन, तो इतना हमें दिख सकता है। एनसीईआरटी में ये पिक्चर आपको दिखती है आसानी से जो हमने अभी शो की, राइट। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम्स in the extraction of DNA. Explain the role of enzymes in the extraction of DNA from rhizopus in its purest form. तो हमें explain करना है enzymes के रोल को extraction of DNA from rhizopus. तो extraction of DNA कैसे होता है? The extraction of DNA from rhizopus in its purest form can be done by treating the fungal cells with enzymes. तो purest form में जब हमें चाहिए तो हम उसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? ट्रीटिंग फंगल करेंगे, फंगल को ट्रीट करेंगे किसके साथ? उसकी सेल्स को विद द एंजाइम्स के साथ, है ना। तो सच है यहाँ पे जो एंजाइम का यूज किया जाता है बच्चों, वो एंजाइम कौन सा है यहाँ पे? वो एंजाइम जो है वो सच एज चिटिनेज विच विल डिसॉल्व दी सेल वॉल। देखिए सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ फंगल्स के सराउंडिंग जो है उस जो एंजाइम जो उसकी जो सेल वॉल है वो मेडअप है उससे, चिटिन से, तो उसको खत्म करने के लिए हमें चिटिनेज एंजाइम जो है वो चाहिए। सो आरएनए को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद
रिबोन्यूक्लियस, whereas proteins can be removed by treatment with protease। अलग अलग एंजाइम को हम उसके एंजाइम के अकॉर्डिंगली, अलग अलग प्रोडक्ट को उसके एंजाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो रिबोन्यूक्लियस को हम ट्रीटमेंट करें और जो प्रोटीन्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं बाय दी प्रोटीएसेस, राइट। सो जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन बी रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स बाय प्यूरिफाइंग डीएनए। तो जो भी अदर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, ये भी टॉपिक से हमारे, और डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना है उसमें कि किस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स का, सिर्फ इसमें एंजाइम्स का रोल पूछा गया है, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंजाइम, तो यही रोल है एंजाइम जो है, पता है मैंने आपको पहले ही बताया कि रिएक्शन को फास्ट करने में, रिएक्शन को पूरा करने में, कंप्लीट करने में एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द प्रोटीन्स, हम बोल सकते हैं इनको। और दूसरा एक बायो कैटलिस्ट का काम करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने में यहाँ पे काम करते हैं, राइट। कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन जो है 21 सॉल्व हुआ, एंड देन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो here we have done क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। अगेन वी हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर, फ्रॉम द यूनिट बायो टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे से पूछा गया है स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा स्टिकी एंड्स के बारे में कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। और देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम किसे स्टिकी एंड्स कहते हैं, ठीक है। पिक्चर में आपको शो हो रहे होंगे ये। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। तो जो भी इसकी पैलिंड्रोम साइट होती है वहां से क्या किया जाता है, इसको उसको सेंटर से हटके डीएनए को जो है सेपरेट किया जाता है, कट किया जाता है। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, between the same two bases on the opposite strands, right। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आप पढ़ते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज, जो कि बाद में जोड़ने का काम करता है इसको, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस पढ़े हैं ना एंजाइम्स, बिल्कुल। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड, से क्या कर देता है, छोड़ देता है सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन को एंड की तरफ, ठीक है, छोड़ दिया, बिल्कुल। सो दिस ओवरहैंगिंग, आपको पिक्चर में दिख रहा है ना कि ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, हर एक ईच स्ट्रैंड्स, दिस आर कॉल्ड द स्टिकी एंड, जो आपस में ओवरहैंगिंग है। सो दिस ओवरहैंगिंग स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, जो कि आपको यहाँ पे ये नजर आ रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है। तो दीज ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, राइट। सो बाद में क्या पूछा गया है उसमें, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ये देखिए ये क्या फॉर्म करते हैं आपस में, जानते हैं, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स, लाइक ना A2T G2C, बीच में दोनों की कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें उसमें देखने को मिलती है, राइट। So they facilitate the action of DNA ligase enzyme। तो DNA ligase enzyme जानते हैं हम लोग, DNA ligase enzyme जो कि उनको बाद में जोड़ने में हेल्प करता है, तो वो उसको फैसिलिटेट करते हैं उसके एक्शन को। सिंपली यही पूछा गया था आपको बेसिकली इसमें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और DNA ligase, ये भी जो एक एंजाइम है, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर रहा है, DNA ligase क्या कर रहा है, राइट। और आप उसमें पढ़ते भी हैं, और भी एंजाइम्स के आप पढ़ते हैं चैप्टर 6 में जो नाम पढ़ते हैं। तो किस तरह से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस और जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बच्चों। तो इनको जितना अच्छे से आप डीपली समझेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि इन एंजाइम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है, ठीक है। देखिए डायरेक्ट भी हो सकता है 1 मार्क में, और थोड़ा सा ब्रीफ करके भी हो सकता है, जो कि आपसे यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा गया। तो जितने भी आप एंजाइम्स पढ़ते हो उन एंजाइम्स को लेके आप अपने डाउट्स एकदम क्लियर करके चलना, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग एंजाइम्स को लेके कोई वीडियो बनाएं तो आपके लिए कुछ डिलीवर करें, सो बिल्कुल हम लोग रेडी रहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो रिलेटेड टू द एंजाइम पोर्शन, राइट। सो हियर वी हैव बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। एक्सप्लेन हाउ एडवांस्ड एक्स सेतु। देखिए यानी एडवांस एक्स सेतु है तो इसका मतलब एक्स सेतु भी होता है, जानते हैं एक्स सेतु है ना। तो एक्स सेतु है यानी इसका मतलब, यानी कि एक्स सेतु भी होगा बच्चों,
तो जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी प्लांट्स या फिर एक्सितु का मतलब क्या है कि जो भी प्लांट या फिर जो एनिमल स्पीशीज थ्रेटन की तरफ है या फिर मैं कहूं कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो हम उनको क्या करते हैं, हम उनको सिक्योर कर लेते हैं। लाइक जूलॉजिकल पार्क्स में लाके हमने उनको रख दिया, तो हमने उनको सिक्योर कर दिया। बाहर जो भी उनको एनवायरमेंट में चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, प्लांट की स्पीशीज हो या फिर वो एनिमल की स्पीशीज हो, सिंपली यही है इसका मतलब ना। तो हमने उनको जूलॉजिकल पार्क्स या प्लांट्स को पार्क्स के अंदर लाके हमने उनको सिक्योर करके रख दिया एक ह्यूमन केयर के अंदर, ठीक है। सो वो हो गया हमारा एक्सितु कि हमने उसको बाहर के चैलेंजेस से बचा लिया। सिंपल वर्ड्स में ये हो गया, किताबी भाषा नहीं है, सिंपल वर्ड्स में ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एडवांस्ड एक्सितु। एक्सितु नहीं पूछा गया, एक्सितु मैं वैसे आपको समझा रहा हूं। तो एडवांस्ड एक्सितु का मतलब क्या है, वो हमें पूछा गया फॉर द कंजर्वेशन टेक्निक। कंजर्वेशन टेक्निक्स मतलब कंजर्व करके रखना। जैसे एक्सितु में हमने प्लांट एनिमल को कंजर्व कर रख लिया, इसलिए एडवांस्ड एक्सितु क्या है हमारा कंजर्वेशन टेक्निक्स, असिस्ट इन प्रिजर्विंग थ्रेटन्ड स्पीशीज। देखिए जो प्रिजर्व करके रखना जो भी थ्रेटन्ड स्पीशीज, जैसे मैंने अभी थ्रेटन्ड स्पीशीज की यहाँ पे बात करी, प्लांट्स हो गए या फिर कोई भी एनिमल्स हो गए, उनको हम जूलॉजिकल पार्क्स या फिर बोटानिकल पार्क्स में लाके हम उनको रख रहे हैं या फिर इस तरह से, राइट। फॉर एग्जांपल दिया मैंने, सो प्लांट्स और एनिमल्स के। तो अब यहाँ पे हमारे पास एडवांस टेक्निक कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो हियर वी हैव सम एडवांस टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड फॉर नाउ एक्सितु कंजर्वेशन। गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व्ड। देखिए जो गैमेट्स है ना, गैमेट्स को अब हम लोग उठा के रख लिए। जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, उन थ्रेटेंड स्पीशीज के गैमेट्स को हम लोगों को कंजर्व करना है, ठीक है। तो वो एडवांस टेक्निक के अंदर आ रहा है। सो गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, गैमेट्स बच्चों, गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज कैन बी प्रिजर्व इन अ वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन for long periods using cryopreservation। cryopreservation का मतलब क्या है यहाँ पे, cryopreserve means बच्चों कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम इनको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको रख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड cryopreservation टेक्निक। सो क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर आपका ये जो टेम्परेचर होता है इस लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम पॉलिन्स को भी रखते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में इस क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक के बारे में, राइट, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि सबकी गैमेट्स की अपनी वायबिलिटी होती है बच्चों। तो हमें उसको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वायबल बनाए रखने के लिए हमें एक स्पेशल टेक्निक चाहिए कि हम उसको गैमेट्स को स्टोर करके रख सके। यही है हमारी एडवांस्ड एक्सितु जो है हमारी टेक्निक, यानी कंजर्वेशन की टेक्निक, ठीक है। सो क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक में हम इस तरह से रख सकते हैं, एग्स कैन दस बी फर्टिलाइज्ड इन विट्रो, ताकि हम बाद में उसको इन विट्रो के थ्रू फर्टिलाइजेशन उसका करा सके। और देखिए प्लांट्स के अंदर क्या है, इन प्लांट्स द एक्सप्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर टेक्निक का यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर एक रैपिड टेक्निक को भी हम बोल सकते हैं इसमें, कि प्लांट्स को किस तरह से हम रैपिडली ग्रो करा सकते हैं। टिश्यू कल्चर टेक्निक का बच्चों ज्यादातर इस्तेमाल जो किया जाता है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी किया जाता है, उनको बनाने के लिए। यहाँ पे भी एक कल्चर तैयार किया जाता है, कल्चरल मीडियम होता है, जिसमें फिर आगे टिश्यू कल्चर में उसमें हॉर्मोन्स को डाला जाता है, और हार्मोन से क्या होती है, उनकी फिर ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो दैट इज ऑल्सो टेक्निक वी हैव लाइक अ क्रायोप्रिजर्वेशन इन टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में कल्चर बनाया जाता है, कल्चर मीडियम दिया जाता है उनको, देन उसके बाद उसमें हार्मोन्स उनको दिए जाते हैं जिससे कि वो ग्रोथ प्लांट्स के अंदर हो सके, ठीक है। सो दैट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ सीड बैंक। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए, तो आज के टाइम पे जो हमारी स्पीशीज थ्रेटन हो रही हैं, जिन पे आक्रमण हो रहा है, तो क्यों ना उनके गैमेट्स को हम लोग स्टोर करके रख लें, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर एक तरफ 1% अगर वो खत्म होती है या एक्सटिंक्शन की तरफ मूव करती है, एक्सटिंक्ट होने की तरफ, तो हम उन गैमेट्स को फ्यूज करा के उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो करा सके, ठीक है। तो यही हमारी इसमें एक ये टेक्निक होती है। ओके, सो हियर वी हैव बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन को हमें बताना है यहाँ पे कि इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है। कंपटीशन तो आप जानते हैं, कंपटीशन होना दो चीजों के बीच में, ठीक है। सो इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है, इंटरफेयर करना। इंटरफेरेंस इज रिलेटेड टू द हेयर, एक होती है इंटरफेरेंस और एक होती है इंटराफेरेंस।
यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन के बारे में। गिव वन एग्जांपल दैट सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर। देखिए हमें एक एग्जांपल भी देना है, यहाँ पे एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब जानते हैं बच्चों, मिलेगा चैप्टर 13 में आपको ये। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या है, ये है चैप्टर 13 से। So interference competition is the feeding efficiency of one species, feeding efficiency of one species which might be reduced। feeding efficiency जो है किसी एक species की क्या हो रही है, जो reduce हो सकती है, किस वजह से, due to interfering and inhibitory presence of the other species। यानी other species के आने की वजह से उसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके अपन चाहे रिसोर्सेज अबेंडेंट ही क्यों ना हो, लेकिन तब भी उस स्पीशीज के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है उसका। तो देखिए क्या लिखा है, इवन रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबेंडेंट। अगर ये रिसोर्सेज भरपूर भी हैं तब भी वो क्या हो रहा है, उस स्पीशीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन, राइट। सिर्फ इस वजह से कि दूसरी स्पीशीज ने इंटरफेयर किया पर्टिकुलर एरिया में जाके, तो इस वजह से उस स्पीशीज में इवन उसके पास फूड की कोई कमी नहीं हुई, उसके पास स्पेस की कोई कमी नहीं हुई, इसके बावजूद भी क्या देखने को मिला, वहां पे स्पीशीज जो है वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे दे माइट बी रिड्यूस, हो सकती है दे माइट बी रिड्यूस, हमें देखने को मिली, कम होती हुई दिखी। तो इंटरफेरेंस कंपटीशन इज द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज। तो यानी ये इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, राइट। क्या है और इसके अंदर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल पूछा गया है। एग्जांपल क्या करता है, एग्जांपल दैट सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर आर। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है विच इज गुड। एबिंगडन टॉर्टोइस जो थे वो कैसे हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे विद इन अ डिकेड। कब, जब गॉट्स जो थी, गॉट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड अपेरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गॉट्स। तो जब उन्होंने ब्राउजिंग करनी स्टार्ट की वहां पे, तो इनके ब्राउजिंग की वजह से क्या हुआ, गॉड्स के आने की ही वजह से सिर्फ जो अबेंडन टॉर्टोइस थे वो धीरे धीरे किस तरफ चले गए, वो क्या हो गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो सिर्फ मात्र उनके इंटरफेयर करने की वजह से, राइट। अब हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका जो रीजन है वो ये भी है कि सिर्फ उसके आने से ही, अब आए हैं गॉड तो उन्होंने फूड भरपूर है तब भी धीरे 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 यूज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उन्होंने चलना स्टार्ट किया, उनके एरिया में धीरे धीरे आना स्टार्ट किया। तो सिर्फ इस वजह से उन्होंने खाया नहीं, एक दूसरे पे हमला नहीं किया, ठीक है, एक दूसरे पे किसी ने किसी को मारा नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्राउजिंग करने की वजह से एक एरिया में, उस वजह से ही एक स्पीशीज जो है वो क्या हो रही है, वो एक्सटिंक्ट होती चली गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। यहां हमारे से एक एग्जांपल पूछा गया था और ये हमारा एग्जांपल है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ऐसे आपको और भी एग्जांपल देखने को मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जांपल जो है वो डिस्कस करना है, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो अब हम आ गए हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिकल रीजन्स आर लाइकली टू हैव मोर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देन द टेम्परेट वंस, है ना। तो हम जानते हैं कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, इन ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें अच्छी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। सो गिव टू रीजन। तो क्यों मिलती है जानते हैं ना, फेवरेबल कंडीशंस जो है सारी स्पेसिएशन के लिए, या मैं कहूं कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए सारी देखने को मिलती है हमें इन ट्रॉपिकल रीजन में, जबकि टेम्परेट रीजन में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ओवर जस्ट बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें टेम्परेट रीजन में ज्यादा हुई, और बहुत पहले ही जो है टेम्परेट रीजन जो है वो इस अपनी डाइवर्सिटी को, अपने हैबिटेट को लॉस कर चुके हैं। वहां पे जो एनिमल जो है वो जा चुके हैं, प्लांट जो है वो खत्म कर चुके हैं वहां से, राइट। सो ट्रॉपिकल रीजन फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं बच्चों सिंपल वर्ड्स में, इसलिए वहां पे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कि ज्यादा प्लांट की स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, ज्यादा एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर सकते हैं वहां पे, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, दो रीजंस बताने हमें इसको लेके। तो सिंपली जो हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेसिएशन, बच्चों स्पेसिएशन मींस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, है ना, ये हो गया हमारा क्या, स्पेसिएशन। ठीक है, तो इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक
temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, correct? तो unlike the temperate region, speciation generally function of the time, unlike temperate region subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. तो ट्रॉपिकल रीजन जो है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, डिस्ट्रक्शन रीजन, वहां पे डायवर्सिटी का लॉस होना टेम्परेट रीजन में बहुत पहले हो चुका है, जबकि अब क्यों लाइक टेम्परेट रीजन इज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन हुआ वहां पे, अब देखिए जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ वहां पे, सो जिसकी वजह से जो डायवर्सिटी थी, जो हैबिटेट था वहां पे, वो नहीं बचा। तो जबकि जो रिलेटिवली जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो अनडिस्टर्ब्ड हैं फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड दस एंड हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, करेक्ट। अब जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स होते हैं लाइक टेम्परेट वंस आर लेस सेशनल, सेशन कम है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट है ज्यादा, एंड प्रेडिक्टेबल है। तो सच कांस्टेंट एनवायरमेंट्स प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जब कांस्टेंट एनवायरमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, एनिमल्स के, प्लांट्स के फेवरेबल कंडीशंस रहेगी, तो वहीं तो बच्चों स्पेसिएशन ज्यादा हमें अच्छे से देखने को मिलेगा, राइट। सो एंड देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। तो आप देखते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं बच्चे जो, और जो आपने देखी भी अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, यहाँ पर जो है जो पोजीशन के अकॉर्डिंग देयर इज अ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रीजन। तो ट्रॉपिक रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सन लाइट जो है, सन एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है उसकी हायर प्रोडक्टिविटी को। तो जितनी ज्यादा सनलाइट, एंड वी नो दैट ना वेरी वेल कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वहां पे अवेलेबल है इन रीजन्स के अंदर, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी का भी काम करती है वो, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, राइट। सो इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली हो गई है, हम देखें तो कि एक बढ़ रही है तो दूसरी जो डाइवर्सिटी है अपने आप वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जो हमने सेक्शन बी के अंदर सॉल्व किए, और जो कि सारे क्वेश्चन जो है हमारे वो इसके अंदर मोस्टली जो होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आई होप कि मैं आपको इनको थोड़ा सा समझाने में आपकी हेल्प कर पाया हूं, और आगे भी मैं इसमें आपके जो आगे के पार्ट्स है, नेक्स्ट पार्ट्स भी वो जल्दी लेके आ रहा हूं। सेक्शन सी और सेक्शन डी जो हमने डिस्कस किया है, और अगर सेक्शन ए का आपके पास लिंक नहीं है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सेक्शन ए का। आई होप एंड कि मैं इस सेक्शन बी में आपके कुछ डाउट्स जो है वो क्लियर कर पाए हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।